मेंस पेपर थर्ड की। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पेपर थर्ड है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और उसके बाद तीसरे दिन जो होता है पेपर थर्ड, उसमें साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, सेकेंड यूनिट जो है फिजिक्स की है, थर्ड यूनिट जो है बायोलॉजी की है। तो उसका जो थर्ड यूनिट है वो बायोलॉजी का है और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बायोलॉजी की शुरुआत दोस्तों हम आज से करने वाले हैं। मेरा नाम है पंकज राठौर और आज से हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जो हमारे एमपीपीएससी मेंस में और प्री में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उन टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है सेल यानी कि कोशिका। तो कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। दूसरा, उसके कार्य यानी कि जो सेल है, कोशिका जो होती है उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो क्या कार्य करती है। तो दोनों चीजें जो हमारी यूनिट थर्ड में दी गई है, पेपर थर्ड का जो यूनिट थर्ड है उसमें उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मेरा नाम है पंकज राठौर और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो महत्वपूर्ण जानकारी है चैप्टर से रिलेटेड यानी कि सेल के बारे में, उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे कि ये इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, इसमें दिखाई दे रहा है एक जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर आपको, जिसमें कोशिका झिल्ली है, लाइसोसोम है, केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है, उसके अलावा केंद्रिका है, केंद्रिका झिल्ली है, रिक्तिका है, माइक्रोकांड्रिया है, गाल्जिकाए उपकरण है, राइबोसोम है, उसके अलावा कोशिका द्रव्य है और सेंट्रोसोम्स है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में, एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें जो है एक के बाद एक देखने वाले हैं। दूसरा, हम देखेंगे पादप कोशिका के बारे में। ये हमने पहले जो बात की ये जंतु कोशिका की थी। दूसरा जो स्ट्रक्चर हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार से आपको, ये है सेल स्ट्रक्चर पादप कोशिका का यानी कि प्लांट सेल है, जिसमें कुछ चीजें एडिशनल होती है। लाइक दैट, जैसे कि देखा जाए इसमें तो हरित लवक या लवक जो होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है लवक, तो ये इसमें एडिशनल होता है। उसके अलावा एक और मेन चीज होती है जो जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करते हैं, उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। ये बाहर का जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं सेल वॉल, और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है पादप कोशिका का, और यही जो है एक दूसरे को अलग अलग करते हैं। जैसे कि जंतु कोशिका में जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको पादप कोशिका में भी मिल जाएगी, बट सेल वॉल और लवक यानी कि हरित लवक या जो भी लवक है वो प्लास्टिड आपको जो जंतु कोशिका है उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। और तीसरा हम देखने वाले हैं कोशिका का श्वसन, यानी कि जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है सेल्स में, यानी कि ये इसका कार्य है। तो सबसे पहले हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, फिर उसके कार्य के बारे में यानी कि श्वसन किस प्रकार से होता है, उसके अलावा भी कोशिका के और क्या क्या कार्य होते हैं उन सब के बारे में आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कोशिका। सेल होते क्या है, तो कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया, ये हमें पता होना चाहिए कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका का पता लगाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका का पता लगाया। अब कोशिका का पता लगाया तो ये कोशिका थी कैसी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का पता लगाया वो थी डेड सेल, मृत कोशिका। जीवित कोशिका का पता इन्होंने नहीं लगाया। और कैसे लगाया, कहां पे लगाया, तो इन्होंने कोशिका को कार्क की पतली काट में, यानी कि जो कार्क होता है उसकी एक पतला स्ट्रक्चर है काट, उसमें लिया और एक अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उसको देखने की कोशिश की थी। और सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये जो है क्या है, सेल है। इसके बारे में कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया, प्री का क्वेश्चन है, या कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कब की थी, तो 1665 में की थी। उसके बाद और भी नाम के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि ये सेल है, ये आपको दिखाई दे रही है कि ये जो है जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। तो इन्होंने जो है उस समय देखी थी पादप कोशिका, और वो भी कैसे देखी थी, डेड सेल, मृत कोशिका देखी थी। देखो इसके स्ट्रक्चर, अंदर के स्ट्रक्चर जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे खोजे हैं। जैसे कि ये आपको सेंट्रस यानी न्यूक्लियस केंद्रक दिखाई दे रहा है, इसमें भी केंद्रक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें तो उनके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके बाद
ल्यूवेनहोक नामक एक आदमी था, उसने सबसे पहले 1674 में उन्नत सूक्ष्मदर्शी, जैसे कि इन्होंने अनगढ़ यानी कि पुराने सूक्ष्मदर्शी की दृष्टि से देखा था, तो इन्होंने एक उन्नत या एक अच्छे सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। तो दो क्वेश्चंस यहां से आपके लिए तैयार होते हैं। कोशिका के बारे में सबसे पहले पता लगाया रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो एक मृत कोशिका थी। उसके बाद ल्यूवेनहोक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया। तो ये दो क्वेश्चंस यहां से हमारे सामने हैं। जीवित कोशिका जो है इस प्रकार से दिखाई देती है। अब कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कोशिका जो है इसमें क्या क्या होता है, तो सेल वॉल जैसे कि स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्लांट सेल है। उसके अलावा ये प्लास्टिड यानी कि लवक होता है इसमें, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है लवक के अंदर ही, और यह एक लवक का ही एक पार्ट है। तो ये सारी चीजें, जैसे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहा है, लाइसोसोम, गाल्जिकाई, ये सारी जो चीजें हैं किसके अंदर होती हैं, तो एक सेल के अंदर होती हैं। और ल्यूवेनहोक नामक जो वैज्ञानिक था, उसने 1674 में क्या किया कि पानी के अंदर या तालाब का जो शुद्ध जल था उसमें ही एक प्लांट सेल या जीवित कोशिका जो है उसका सबसे पहले पता लगाया। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कोशिका का सिद्धांत या कोशिका के जो सेंट्रस है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसका पता किसने लगाया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के अंदर केंद्रक है इसका पता लगाया। जो कोशिका, जैसे कि हमने ये देखा, ये स्ट्रक्चर है कोशिका का, तो बीच वाला जो पार्ट है कोशिका का, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस या केंद्रक का पता किसने लगाया, तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक व्यक्ति ने 1831 में इसका पता लगाया। ठीक है, तीन क्वेश्चन यहां से बन गए। पहला, कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। दूसरा, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहोक ने की। तीसरा क्वेश्चन कि कोशिका के केंद्रक का पता किसने लगाया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया। अब केंद्रक क्या होता है, तो जैसे कि ये सेल होती है, इसके जो बीच का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है जिसपे मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला पार्ट होता है कोशिका का केंद्रक। तो उम्मीद करता हूं कि जो तीन चीजें अभी हमने देखी, कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज और कोशिका के अंदर केंद्रक का पता लगाने वाला व्यक्ति, ये तीनों के नाम आपको याद हो गए होंगे। अगर आपने ये नाम याद कर लिए तो जल्दी करिए, अपने कीबोर्ड को खोलिए और कमेंट करिए कि क्या क्या आपने अभी तक पढ़ा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत क्या है, तो दो व्यक्ति थे। एक था स्लाइडेन, जिसका पूरा नाम है एम स्लाइडेन, इसने 1838 में, और दूसरा था टी श्वान, इसने 1839 में। तो इन दोनों ने क्या किया कि कोशिका के सिद्धांत के विषय के बारे में बताया, यानी कि कोशिका किस प्रकार से कार्य करती है, उसका क्या कार्य है, और वो किस प्रकार से बनती हैं या किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया, जिसको कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में हमें किसने बताया, तो एम स्लाइडेन, जिसने 1838 में पादप कोशिका, और टी श्वान, जिसने 1839 में जो जंतु कोशिका है, इन दोनों के ऊपर अध्ययन किया। और इन दोनों के ऊपर अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। और इस सिद्धांत के अनुसार, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उनके अनुसार, पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। जो पौधे हैं सभी और जो जंतु हैं वो कोशिकाओं से बने हैं, और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। ये बात किसने बताई, कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और श्वान ने बताया। इनके अनुसार जो कोशिका है वो शरीर की मूलभूत इकाई है, जो सेल है वो शरीर की मूलभूत इकाई है। और कोशिकाओं के मिलने से या ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो टिश्यू या उत्तक कहलाता है, या कोशिकाओं के मिलने से ही क्या बनता है, उत्तक बनता है। और बहुत सारे उत्तक जब आपस में मिल जाते हैं तो वो अंग बनाते हैं, यानी कि उनसे ऑर्गन्स बनते हैं। और अंगों से ही हमारे सिस्टम यानी कि शरीर के सारे तंत्र बने हुए हैं। जो पेड़ है, प्लांट है, उसके सिस्टम्स बने हुए हैं। और तंत्रों से ही एक बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण होता है। तो ये जो है बात किसने बताई, स्लाइडेन और श्वान ने 1838 और 1839 में हमें बताई कि कोशिका जो है शरीर की मूलभूत इकाई है।
दूसरा उन्होंने बताया कि कोशिका की जो उत्पत्ति होती है, इसी सिद्धांत के अंतर्गत इन दोनों ने बताया कि कोशिका की उत्पत्ति किसी नए स्ट्रक्चर से नहीं होती। कोशिका की उत्पत्ति के लिए कोशिका ही कारक होती है, कोशिका के कारण ही कोशिका की जो है उत्पत्ति होती है, और कोशिका का विभाजन होता है जिसके कारण कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनती है। जैसे कि दो प्रकार के कोशिका विभाजन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये दोनों जो विभाजन है इनके बारे में श्लाइडेन और श्वान ने बताया कि जब ये विभाजन होते हैं तभी एक कोशिका से, जैसे कि एक सेल है तो इसका न्यूक्लियस है ये टूटता है दो पार्ट में, जब ये दो पार्ट में टूटता है तो एक कोशिकाएं जो है दो ऐसे पार्ट में बनती हैं और फिर जो है एक और दो, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मदर सेल्स होती हैं और ये डॉटर सेल्स होती हैं। तो ये कोशिका विभाजन के बारे में भी श्लाइडेन और श्वान ने हमें बताया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में कि कोशिका का स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई देता है। और सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक हमने क्या जाना। अभी तक हमने जाना कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। उसके बाद हमने देखा कि ल्यूवेनहोक ने 1674 में क्या किया था, तो कोशिका यानी कि जीवित कोशिका का पता लगाया था। उसके बाद हमने देखा कि श्लाइडेन और श्वान ने क्या दिया, तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। उसके बाद हमने देखा था कि केंद्रक यानी कि कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। ये चारों क्वेश्चंस आप लोग जो है नोट कर लें। उसके बाद हम देखने वाले हैं कोशिका संरचना के बारे में, सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम प्लांट और जो जंतु कोशिका है दोनों को एक साथ देखने वाले हैं, क्योंकि कुछ पार्ट को छोड़कर सारे पार्ट जो हैं सबके सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट सेल जो है उसके अंदर कोशिका भित्ति जो होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेल वॉल क्या होती है, किस प्रकार का पार्ट है और ये किस किस में पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है, इसका फंक्शन क्या होता है। कोशिका के चारों ओर जो कोशिका होती है सेल, उसके चारों ओर एक भित्ति होती है जो जीव द्रव्य जो है उसका स्त्रावित पदार्थ है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है उसका ही एक स्त्रावित पदार्थ है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट है। और यह कोशिका की प्रतिकूल वातावरण से क्या करती है, रक्षा करती है और एक कोशिका को दूसरी कोशिकाओं से अलग करने का भी काम करती है। ये तो क्या क्या काम करती है, तो ये कोशिकाओं के चारों ओर से सुरक्षा आवरण प्रदान करती है। जैसे कि एक सेल होता है तो उसके चारों तरफ से सुरक्षा करने का काम कौन करती है, तो कोशिका भित्ति करती है और ये जीव द्रव्यों की बनी होती है। किस प्रकार से दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर, जैसे कि ये सेल है, इसके बाहर जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये जो है इसे सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल कहां पर होती है, तो केवल प्लांट सेल जो होते हैं उसमें जो है सेल वॉल पाई जाती है। जो जंतु कोशिका होती है, ह्यूमन सेल्स जो होती हैं, उनमें सेल वॉल जो है नहीं पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जंतु कोशिका है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सेल वॉल होती है ये कोशिकाओं को बांधे रखती है और उसे एक निश्चित आकार भी प्रदान करती है, और पादपों में यह मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। तो बनी कैसे होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो पादप होते हैं यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल्यूलोज से ये बनती है, जबकि जो जंतु कोशिका है उसमें सेल्यूलोज का अभाव होता है, इसलिए उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ये किस में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती हैं। जो ह्यूमंस होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। उसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि जो फंजाई होते हैं यानी कि कवक, तो उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। वो किसकी बनी होती है, तो इनमें जो है काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। ये भी एक प्रकार के प्लांट की श्रेणी में आ जाते हैं। उसके अलावा जो एल्गे होते हैं यानी कि जो शैवाल होते हैं उनमें किस प्रकार की सेल वॉल पाई जाती है, तो इनमें हेमीसेल्यूलोज जो होता है उसकी सेल वॉल पाई जाती है। और एनिमल्स जो होते हैं उनमें इस प्रकार का सेल्यूलोज नहीं होता है, क्योंकि सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और नहीं पाया जाता।
ह्यूमंस में इसलिए जो सेल वॉल होती हैं ह्यूमन सेल्स में नहीं पाई जाती। उसके अलावा जो सेल वॉल होती हैं ये पादपों को कठोरता और मजबूती प्रदान करती हैं। कठोरता और मजबूती प्रदान करने का काम भी कौन करती हैं? तो सेल वॉल करती हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है सेल वॉल का। उसके बाद हम अगर आगे देखें तो अगला जो प्रोडक्ट यानी कि पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है सेल का, वो होता है प्लास्टिड यानी कि लवक। तो ये लवक किस प्रकार से होता है? ये भी केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और अधिकतर लवक में वर्णक होते हैं और लवक भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। अब इनका वर्क क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है? तो 2 काम करते हैं। एक तो पादपों को अलग अलग रंग यानी कि प्रोडक्ट पादप के यानी प्लांट प्रोडक्ट उसको अलग अलग रंग, और दूसरा फूड स्टोरेज, ये दोनों काम जो है कौन करते हैं? तो ये प्लास्टिड यानी कि लवक करते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि ये प्लास्टिड होता है, किसके अंदर है? तो प्लास्टिड जो है सेल के अंदर यानी कि जो सेल वॉल होती है आउटर मेम्ब्रेन उसके बीच में होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक कौन सा? लवक होता है, तो जिसे ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ये होता है रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है और इसका आकार भी होता है अनियमित, और इसमें परिलिका नहीं उभरते। और ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये जैसे कि भूमिगत जड़ जो होती है और जो तना के अंदर वाला पार्ट होता है वहां पर इस प्रकार का प्लास्टिड यानी कि अवर्णीय लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं वो पाया जाता है, और जहां उन भागों में मिलता है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता। अब ये क्या काम करते हैं? तो ये स्टार्च का संग्रहण करते हैं यानी कि भोजन संग्रहण करने का काम जो है ल्यूकोप्लास्ट नामक जो प्लास्टिड होते हैं वो करते हैं, और फूड स्टोरेज का इनका काम होता है, और एक रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। तो ये पहले प्रकार के प्लास्टिड के बारे में हमने देखा। फिर दूसरा जो प्लास्टिड होता है वो होता है, उसे हम जानते हैं क्रोमोप्लास्ट के नाम से, जिसे वर्णी लवक भी हम कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक, तो ये कैसा होता है? रंगीन वर्णक होता है, और ये लवक फलों के छिलकों, फूलों के पेटल्स और अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं प्लांट के उसमें पाए जाते हैं, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जैसे कि लाल नारंगी रंग के वर्णक में कैरोटीन, पीले रंग के वर्णक में जेंथोफिल, टमाटर में लाइकोपिन, चुकंदर में बिटरनिन आदि वर्णक जो है पाए जाते हैं। जैसे कि बात करें हम टमाटर की, तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? लाइकोपेन के कारण। अब ये कैरोटीन कहां पर होता है? तो गाजर का जैसे कि नारंगी रंग है, या अनेक नारंगी रंग के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो उसमें क्रोमोप्लास्ट में भी कैरोटीन नामक लवक क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट जो है पाया जाता है। और जो अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं उनमें एंथ्रोसाइनिन नाम का जो वर्णी लवक है या क्रोमोप्लास्ट है वो पाया जाता है, जो फूलों को फलों को अनेक रंग प्रदान करने का क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट या ये वाला प्लास्टिड जो है काम करता है। उसके बाद हम तीसरे प्लास्टिड के बारे में देखने वाले हैं, वो है क्रोमोप्लास्ट। तो जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हरित लवक इसे हम कहते हैं। तो ये क्या करता है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें पाया जाता है, और हरे पौधे जो होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे करते हैं। जैसे कि एक पत्ती होती है, पत्ती किस प्रकार की होती है? तो हरी होती है। तो पत्ती के हरे रंग का रीजन होता है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, या हरित लवक यानी जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं वो पाया जाता है। और हरित लवक में वर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पौधे हरे दिखते हैं। अगर क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है पौधे में तो वो प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं कर सकते और पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, हरित लवक। और इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या पौधों का रंग कैसा होता है?
हरा होता है और इसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल नामक वर्णन भी पाया जाता है, जिससे पत्तियों का रंग जो है पीला हो जाता है। जो ज़ैंथोफिल, जैसे कि पत्तियां अगर सूख जाती हैं या अलग अलग रंग की होती हैं तो उसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल नामक वर्णन भी, इसमें भी कुछ मात्रा में जो क्रोमोप्लास्ट का पार्ट है वो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। तो अभी तक हमने जिन चीजों के बारे में देखा, सबसे पहले एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। फिर कोशिका यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूएन हुक ने की। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो वो हमने देखा कि स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि कोशिका जो है शरीर की मूलभूत इकाई है। उसके बाद हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल, जो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है और ये पौधों को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती हैं। उसके अलावा ये कठोर होती हैं और अगर माना जाए तो इसमें धारीदार टिश्यूज पाए जाते हैं और एक प्रकार का निर्जीव भाग होती है। और अलग अलग, जैसे कि प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती हैं, जो कवक है उनमें काइटिन की बनी होती है, जो शैवाल हैं उसमें हेमीसेल्यूलोज की जो है बनी होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने देखी। अब हम देखने वाले हैं इसके अलग अलग जो और पार्ट हैं कोशिका के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या काम करता है और इसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि माइटोकॉन्ड्रिया जो, जैसे केंद्रक की खोज हमने देखी रॉबर्ट ब्राउन ने की, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कोशिका का, जिसे हम कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। इसकी खोज जो है अल्टमान नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसकी खोज किसने की, अल्टमान ने की। इसका साइज क्या होता है, तो इसके साइज के बारे में अगर देखा जाए तो 1 माइक्रोन से 4 माइक्रोन के बीच होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, क्योंकि कोशिका का आकार भी 8 से 10 माइक्रोन या ज्यादा बड़ा नहीं होता है। 20 माइक्रोन की जो है कोशिका होती है। तो इसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये क्या करता है इसके बारे में देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है, या उसे कोशिका के ऊर्जा ग्रह के रूप में जानते हैं। अब ऐसा क्यों, ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं, पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन ये है, पावर हाउस कहने का रीजन ये है कि कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा कैसे बनती है, जैसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, तो पाचन होने के बाद हमें कुछ प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं पाचन की क्रिया के फलस्वरूप, जैसे कि हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है ये हमें ऊर्जा कब देगा, तो ये ऊर्जा देता है जब इसका श्वसन की क्रिया के माध्यम से ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो हीमोग्लोबिन पहुंचता है हमारी सेल्स में, और सेल्स का एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कैप्स चक्र पूरा होता है, और ये जो कैप्स चक्र होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें 38 एटीपी नेट एनर्जी, 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी बनती है, 38 एटीपी नेट जो है टोटल जो है एनर्जी बनती है, जिसमें से 2 एटीपी इसमें कंज्यूम हो जाती है और 36 एटीपी एनर्जी जो है नेट बनती है, यानी कि कुल कितनी बनती है, तो 36 एटीपी कैप्स चक्र में ऊर्जा बनती है 1 ग्राम ग्लूकोज से। तो ये सारा काम कहां पर होता है, कोशिका के कौन से पार्ट में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहलाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप इसको कि जो सेल है उसमें इस प्रकार का जो पार्ट होता है जिसमें रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन होता है, उसके अलावा और भी कार्य करता है। जैसे कि हम देखें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें डीएनए यानी कि जो डीएनए होता है वो 2 जगह पाया जाता है सेल में, एक तो केंद्रक में पाया जाता है और दूसरा डीएनए जो पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो इसमें जो है डीएनए भी पाया जाता है और इसमें नेट कितनी एनर्जी ऊर्जा बनती है, तो 36 एटीपी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन दोनों होते हैं, और ऑक्सी श्वसन जो होता है उसमें एटीपी का संश्लेषण यानी कि ऊर्जा का जो है संश्लेषण इसमें होता है। अगले पार्ट के बारे में हम देखें तो वो है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक,
और केंद्रक की जो खोज है वो किसने की थी, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था, न्यूक्लियस को खोजा था। और ये एक सघन गोल संरचना होती है जो कोशिका के बिल्कुल बीच में पाई जाती है, जो कोशिका के कार्यकलापों के ऊपर जो है नियंत्रण रखती है। यानी कि जितने भी कार्य होते हैं सेल के वो कहां से होते हैं, तो केंद्रक से होते हैं। और केंद्रक जो है एक अर्धपारगम झिल्ली से घिरा होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये किससे घिरा होता है, एक झिल्ली से घिरा होता है। किस प्रकार से दिखाई देता है, तो कोशिका के बीच में इस प्रकार से दिखाई देता है। और इसमें डीएनए पाया जाता है। कोशिका का केंद्रक होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। और इसी के कारण जो केंद्रक होता है इसका क्या होता है, विभाजन होता है। और केंद्रक का विभाजन होता है जिसकी वजह से कोशिका का जो है विभाजन होता है या दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो आगे हम देखने वाले हैं कि कोशिका जो है उसका विभाजन किस प्रकार से होता है। तो दो प्रकार से, एक अर्धसूत्री और एक समसूत्री, दो प्रकार के विभाजन जो है कोशिका के होते हैं। और ये इस प्रकार की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको डीएनए कहा जाता है। और इसमें एक धागेनुमा संरचना भी होती है। जो केंद्रक होता है उसमें एक धागेनुमा संरचना होती है, उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो जो गुणसूत्र है वो भी कहां पर पाए जाते हैं, तो कोशिका में ही पाए जाते हैं, है ना, केंद्रक में ही पाए जाते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र जो है कितने होते हैं, तो इनकी संख्या जो है 46 होती है या 23 पेयर होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े जो है गुणसूत्र होते हैं। और जिसमें से 22 जोड़े मादा तथा नर दोनों में सेम होते हैं, यानी कि सेम गुणसूत्र होते हैं। बट 23वां जोड़ा जो होता है, 23वां जोड़ा जो होता है उसे जो है लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। और इसी के माध्यम से लिंग का निर्धारण होता है। जैसे कि महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। और दो कोशिका, जैसे कि एक मादा कोशिका है और एक नर कोशिका है, इनके मिलने से, जैसे कि जो 23 पेयर है ये मादा में भी पाए जाते हैं, नर में भी पाए जाते हैं। अगर एक नए बच्चे का जन्म होता है तो उसमें से 23 गुणसूत्र जो है मादा के होते हैं और 23 नर के होते हैं। तो अगर X गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो बच्ची का जन्म होता है या मादा का जन्म होता है। XY का जब गुणसूत्र नया बनता है इन दोनों के मिलने से, तो इससे जो है नर का जन्म होता है। और XX के मिलने से फिर मादा का, और फिर अगर XY अगर मिलता है तो इससे जो है नर का, यानी कि इससे 50% का रेशियो बनता है कि 50% नर और 50% जो है मादा का जन्म होता है। और ये जो विभाजन होता है कोशिका का, इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें 23 जोड़े एक तरफ से और 23 जोड़े दूसरी तरफ से आकर मिलते हैं और जिससे एक नई कोशिका का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कि कोशिका एक ही है, जैसे कि 46 गुणसूत्र एक कोशिका के अंदर होते हैं और एक ही कोशिका के टूटने से 46 नए गुणसूत्रों का निर्माण होता है, यानी कि एक कोशिका की ही दो कोशिकाएं अगर बनती हैं तो इसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। और दो प्रकार के विभाजन जो है कोशिकाओं में होते हैं। अगर हम बात करें केंद्रक के बारे में तो इसमें 85% प्रोटीन होता है, 10% जो है आरएनए और 5% डीएनए होता है। यानी कि इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें आरएनए पाया जाता है और इसमें जो है प्रोटीन भी पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उसमें केंद्रक नहीं होता, तो उसमें केंद्रक नहीं होता है जिसकी वजह से उसमें सेल डिवीजन भी नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी में सेल डिवीजन, यानी कि आरबीसी के कारण ही आरबीसी का निर्माण क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा और नई आरबीसी नहीं बनेगी। इसलिए आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। उसमें सेल जो होता है, सेल के अंदर उसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगले स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें कोशिका के, तो जैसे कि ये केंद्रक है, तो ये सभी जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण करता है। आरएनए एमिनो अम्लों से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में और डीएनए के आदेश के अनुसार जो है भाग लेता है। तो ये प्रोसेस भी किसकी होती है, न्यूक्लियस की होती है, केंद्रक की होती है। अब हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। तो जो लाइसोसोम है ये क्या कार्य करता है और ये किस प्रकार से बना होता है। तो सबसे पहले अगर देखें हम लाइसोसोम के बारे में, तो ये गोल आकार की एक
एक जल वाली झिल्लियों से घिरी होती हैं, या एक झिल्लियों से घिरी हुई एक थैली होती है जो कोशिका के अंदर होती है, और इसका जो कार्य होता है वो बाह्य कोशिकाओं पदार्थों का, यानी कि जो कोशिका के जो बाह्य पदार्थ हैं उनका पाचन करना होता है, या अंतः कोशिकी पाचन करना होता है, या स्वनष्टीकरण तथा कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो ये क्या करती हैं कि इसे कोशिका जो होती हैं अगर वो वर्क नहीं करती हैं प्रॉपरली, या उसमें किसी पदार्थ की कमी हो जाती है, तो लाइसोसोम जो है क्या कर देता है, कोशिका को खा जाता है, यानी कोशिका को मार देता है। इसलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इस प्रकार से सेल के अंदर जो है एक लाइसोसोम जो है वो पाया जाता है, और जो ऐसे पदार्थ होते हैं या दूसरे प्रोडक्ट होते हैं सेल्स के अंदर, उनको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और डाइजेस्ट करने के लिए इसमें हाइड्रोलाइट्रिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या कर देते हैं कि इन प्रोडक्ट को खत्म कर देते हैं और धीरे धीरे कोशिका को ही पाचन कर देती है, यानी कोशिका को ही खत्म कर देती है। इसलिए किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कभी कभी जब भोजन की कमी होती है तो कोशिकाओं का ये विघटन करते हैं, जिसके आधार पर इसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग्स भी जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोशिकी श्वसन, यानी कि कोशिका का जो कार्य है वो कोशिकी श्वसन है। उससे पहले कुछ और पार्ट जो होते हैं, यानी कि इसकी संरचना में, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, तो ये भी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक पार्ट होता है, उसके स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है। तो ये क्या करता है कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। उसके अलावा कोशिका के अंदर एक रसधानी नाम का पार्ट भी होता है। तो ये रसधानी क्या करता है, तो जितने भी पदार्थ होते हैं या भोज्य पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है कि भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने का काम जो है रसधानी करती है। उसके अलावा एक सेंट्रोसोम होता है, तो सेंट्रोसोम भी कोशिका का एक पार्ट होता है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, तो ये क्या करता है कि कोशिका का जो विभाजन होता है उसमें सहायता प्रदान करता है, यानी कि केंद्रक की सहायता करता है सेल डिवीजन में। तो ये सारे पार्ट जो है कोशिका के होते हैं। उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं कि कोशिकी श्वसन किस प्रकार से होता है, कोशिका के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस प्रकार से होता है। कोशिकी श्वसन में कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन का परासरण करती है, और इसका उपयोग ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और वह कोशिका से परासरण विधि द्वारा जो है बाहर कर दी जाती है। जैसे कि हम देखें कि एक होता है हीमोग्लोबिन, जिसे हम लिखते हैं C6H12O6, और एक होती है ऑक्सीजन। तो ये दोनों जब आपस में क्रिया करती हैं तो क्या बनाती है, एक बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनाती है H2O यानी कि पानी, और उसके बाद एक और प्रोडक्ट बनता है इनके कारण, वो है एनर्जी। तो इस एनर्जी की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इसको परासरण विधि द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और इसी एनर्जी के लिए, इसी ऊर्जा के लिए कोशिका जो है महत्वपूर्ण होती है, और ये कहां पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसलिए उसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है कोशिकी श्वसन के अंतर्गत होती है। तो एक प्लांट सेल होती है और एक होती है जंतु कोशिका। तो हमने जो प्रोसेस देखी वो देखी जंतु कोशिका की, परंतु जो प्लांट सेल होती है उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि एक तो जल की उपस्थिति, और एक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, और एक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। जबकि जंतु कोशिका है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर क्या करते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया में एक CO2 और H2O का निर्माण करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया होती है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो पेड़ पौधे जो है उसे ग्रहण करेंगे, और पेड़ पौधों ने ऑक्सीजन बनाया तो इंसान या जो एनिमल्स हैं उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी कि उसको श्वास के माध्यम से श्वसन की जो क्रिया है उसमें भाग लेते हैं। और ये कोशिका के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है इसको आंतरिक श्वसन या कोशिकी श्वसन के नाम से जाना जाता है। कोशिकी श्वसन दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी और एक अनाक्सी। तो ऑक्सी जो है वो जंतु कोशिका में होता है, और जो अनाक्सी है वो कहां पर होता है, तो ये होता है पादप कोशिकाओं में, यानी कि प्लांट सेल्स में होता है।
उसके बाद अनाक्षिक श्वसन में ऑक्सीजन अणु की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जबकि जो ऑक्सीय श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद एसिटिल COA ऑक्सीजन के लिए TAC या जिसको हम केप्स चक्र कहते हैं उसमें आ जाता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपचारित एंजाइम्स जो है यानी कि जैसे कि वाटर और भी जो एंजाइम्स है वो केप्स चक्र में बनते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा कि 36 ATP नेट एनर्जी और 38 ATP जो है टोटल एनर्जी जो है क्या है, बनती है। तो ये एनर्जी से ही एनर्जी बनती है, बट एक साइक्लिक ऑर्डर में बनती है। तो यही जो है कोशिका का श्वसन जो है कहलाता है। इस प्रकार से जो इमेज आपको दिखाई दे रही है कि एक प्लांट सेल है, ये एक जंतु यानी कि एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल ने क्या किया कि सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण किया और क्या बनाया, तो इसने ऑक्सीजन बनाया और ग्लूकोज बनाया। इसको हमने ग्रहण किया ऑक्सीजन को, ग्लूकोज हमने खाया और यहां से क्या बनाया, एनर्जी बनाई माइटोकॉन्ड्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और पानी बनाया। तो एक साइक्लिक ऑर्डर में ये चीजें जो है चलती रहती हैं। और ऑक्सीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी का शुद्ध लाभ कितना होता है, 36 अणु होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं आज की क्लास में हमने देखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इससे अगला वाला पार्ट जिसमें हम वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।